हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। Love Eruption. Chapter 105. Fake girlfriend से fake wife graduation farewell. हेलो दोस्तों, तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि अद्वैय, जिया, अमन और सात्विक डाइनिंग हॉल में मिस्टर और मिसेस मेहता के साथ बैठे हुए थे। जब मिस्टर मेहता लंच से पहले देवयानी जी को उनकी दवाई लेने को कहते हैं, जिया जब दवाई का लेबल देखती है तो वो देवयानी जी से कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगती है। अद्वैय को उसका ये बिहेवियर कुछ और लगता है और वो डाइनिंग टेबल के नीचे से जिया का हाथ पकड़ उसके हाथ को थोड़ा दबा देता है, जिससे जिया को भी एहसास होता है कि वो उनसे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रही थी। जिसके बाद जिया आगे कुछ नहीं कहती। देवयानी जी के दवाई लेने के बाद सभी एक साथ खाना शुरू करते हैं, सिवाय जिया के, क्योंकि अद्वैय उसका हाथ अब भी वैसे ही पकड़े हुए था। ये देख मिस्टर मेहता जिया से बोले, मिस जिया, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? उनकी बात सुन अद्वैय के साथ सभी जिया को देखने लगते हैं। अमन जिया को देखते हुए, हाँ जिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? लेकिन अद्वैय कुछ कहता कि तभी वो देखता है कि उसका राइट हैंड तो उसने पकड़ रखा है। वो बिना किसी को पता लगने दिए धीरे से उसका हाथ छोड़ देता है। ये देख जिया उसे आंख दिखा देती है, लेकिन इसी के साथ ही अद्वैय के होठों पे एक मुस्कान तैर जाती है। वो खुद इस बात से अनजान था कि वो यूं मुस्कुरा रहा है। तो वहीं जिया को उसकी ये मुस्कान तन से भरी हुई लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अद्वैय ने उसे जानबूझ के एम्बैरेस्ट करने के लिए किया हो और अब उसका मजाक बना रहा हो। जिया टेबल के नीचे से ही अद्वैय की टांग पे धीरे से अपने पांव से मार देती है। तो अब अद्वैय उसे घूर के देखता है, लेकिन जिया उसे टोटली इग्नोर करते हुए खाने में बिजी हो जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। इस वक्त दोनों किसी टीनेज कपल की तरह लग रहे थे। कुछ तो था दोनों के बीच, जो इतना लड़ने और इतना कुछ होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल थे। तभी देवयानी जी अद्वैय और जिया से पूछते हुए बोली, वैसे तुम दोनों के आगे के क्या प्लान्स हैं? अद्वैय और जिया दोनों ही मिसेस मेहता को देखने लगते हैं। ये देख मिसेस मेहता मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मतलब है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? उनकी बात सुन वहां बैठे सभी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सात्विक और अमन दोनों ही अद्वैय और जिया को देखने लगते हैं। तो वहीं उनकी बात सुन जिया को तो निवाला गले में ही अटक आता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। ये देख अद्वैय उसकी पीठ रब करते हुए जल्दी से उसके आगे पानी का ग्लास बढ़ा देता है और जिया भी उस ग्लास को पकड़ते हुए उसी के हाथों से पानी पी लेती है। दोनों के बीच के रिलेशन को देख मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। अद्वैय जिया की कुछ ज्यादा ही अच्छे से केयर कर रहा था। अद्वैय जिया को देखते हुए थोड़ा वरी टोन में, थोड़ा आराम से। लेकिन जिया उसी बात सुन मन में उसे कोसते हुए, आराम से, माय फुट, पता नहीं कहाँ आके फंस गई हूँ। तुम्हारे इसी आराम चक्कर में पता चला फेक गर्लफ्रेंड से फेक वाइफ भी बन गई और मुझे कह रहे हो आराम से। तो वही जिया की मन की बातों से बेखबर अद्वैय पानी का ग्लास टेबल पे रख देता है। तभी मिस्टर मेहता बोले, बता भी दो, यंग मैन, कब कर रहे हो शादी? अद्वैय को समझ में नहीं आता कि वो दोनों उनकी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं। तो वही सात्विक और अमन दोनों के मन में एक ही बात थी, और वो थी, कुछ ही दिनों में। लेकिन इस वक्त ही अद्वैय के कहने का इंतजार कर रहे थे कि अद्वैय का क्या रिएक्शन होगा। तभी अद्वैय उन्हें देखते हुए बड़े ही शांत लहजे में बोला, मिसेस मेहता, अभी हम दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अद्वैय की बात सुन मिसेस मेहता उन्हें हैरानी के साथ देखने लगती हैं। तभी जिया भी अद्वैय की साइड लेते हुए बोली, आंटी, अद्वैय सही कह रहा है कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे भी कुछ अपने सपने हैं और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। इतना कह वो उन्हें देखने लगती है, और मैं नहीं चाहता कि शादी में बंद के ये अपने सपने पीछे छोड़ दे। इतना कह अद्वैय जिया को देखने लगता है। जिया भी उसे ही देख रही थी। दोनों इस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे फ्यूचर में सच में दोनों की शादी करने के प्लान्स हों। लेकिन तभी अद्वैय को याद आता है कि उसे तो कुछ ही दिनों में सूटेबल लड़की ढूंढ के शादी करनी है। यही सोच के वो जिया से नजरें हटा लेता है। खाना खाने के बाद वो सभी डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं।
लेकिन जिया, वो वहीं रुक जाती है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है। ये देख जिया थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो जैसे ही पलट के देखती है, वहां अद्वैया था। जिया उसे देख चिढ़ते हुए, तुमने तो डरा ही दिया था। अद्वैया उसे देखते हुए, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? उसकी बात सुन जिया बोली, कुछ भी तो नहीं, चलो चलते हैं। अद्वैया हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन वो जिया को दवाई का बॉक्स को टेबल पे रखते हुए देख लेता है। अद्वैया को समझ में नहीं आता कि वो उस बॉक्स को क्यों देख रही थी, और अगर देख रही थी तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो दोनों ही हॉल में आ जाते हैं और बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी जिया देवयानी जी से कहती है, आंटी आप दोनों एक बार डॉक्टर आशुतोष को कंसर्न क्यों नहीं करती? वो एशिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। देवयानी जी को बहुत अच्छा लगा कि जिया उनकी इतनी केयर कर रही थी। तो वहीं अद्वैया को जिया का बिहेवियर सच में समझ में नहीं आ रहा था, खाने के टेबल पे भी और अभी भी। उसकी बात सुन मिस्टर मेहता बोले, पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना भी आसान नहीं। ऊपर से वो ज्यादातर इंडिया से बाहर रहते हैं, कब आएंगे कुछ पता नहीं। उनकी बात सुन जिया बोली, मिस्टर मेहता वो अगले हफ्ते ही आ रहे हैं। अगर आप चाहे तो मैं अपॉइंटमेंट लेने में आपकी मदद कर सकती हूँ। इतना कह जिया उन्हें देखने लगती है। जिया की बात सुन वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बार हम उनसे भी मिल लेंगे। तभी देवयानी भी खुश होते हुए मन में, तब तक तो डी भी आ जाएगा। वो अभी भी जिया को अपने बेटे से मिलवाना चाहती थी। पता नहीं औरतों को समझना इतना मुश्किल क्यों है। अद्वैया जिया को देखते हुए एक अलग ही सोच में गुम था कि जिया अब डॉक्टर आशुतोष को कैसे जानती है। क्या थी वो, साथ ही उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। इसलिए वो जिया से पूछते हुए, तुम उन्हें जानती हो? जिया अद्वैया को देखते हुए, ज्यादा नहीं, बस एक बार मिली हूँ, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ, वो मुझे मना नहीं करेंगे। यूं ही कुछ देर और बातें करने के बाद अद्वैया अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है कि उन्हें अब चलना चाहिए। मिसेस मेहता का मन तो नहीं था, लेकिन वो उन्हें अब और नहीं रोक सकती थी। मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता दोनों ही उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं। जाने से पहले देवयानी जी जिया के गले मिलती हैं। साथ ही उन्होंने उसके साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था और उसे घर का एड्रेस भी बता दिया था ताकि वो उनसे मिलने आ सके। जिसके बाद जिया भी सभी के साथ गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। गाड़ी में जिया विंडो से बाहर देख रही थी। अद्वैया जिया से पूछते हुए, तुम्हें क्या जरूरत थी मिसेस मेहता के इतने क्लोज होने की? कुछ रिश्ते प्रोफेशनल ही रहे तभी अच्छा रहता है। अद्वैया की बात सुन जिया वैसे ही गाड़ी की विंडो से बाहर देखते हुए बोली, तुम नहीं समझोगे। इतना कह वो खामोश हो जाती है और अद्वैया उसे देखता रह जाता है, क्योंकि जाने क्यों उसे उसकी ये बात दिल में चुप सी जाती है। तभी अमन अद्वैया से पूछते हुए बोला, बॉस अभी सीधा ऑफिस चलना है। लेकिन अद्वैया अमन को देखते हुए, नहीं पहले साइट पे चलो, अगर इतनी दूर आ ही गए हैं तो मुझे मिस्टर मेहता की वो साइट भी देखनी है। क्योंकि वो साइट अमन और सात्विक ने तो देखी थी, लेकिन अद्वैया ने नहीं, और वो यहाँ से कुछ ही दूरी पे थी, इसलिए अद्वैया उसे देखना चाहता था। तो वहीं जिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो आराम से बाहर के नज़ारों को देखते हुए विंडो से टेक लगाए ही सो जाती है। अद्वैया की नज़र जब जिया पे जाती है तो उसे यूं सोया देख अद्वैया को किसी की याद आ जाती है। वो जिया को देखते हुए उसी के ख्यालों में खो जाता है। फ्लैशबैक, अद्वैया गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके साथ ही पैसेंजर सीट पे एक लड़की बैठी थी। तो विंडो ग्लास से टेक लगाए ही सो गई थी। और ये थी उनकी ग्रेजुएशन फेयरवेल का दिन था। पार्टी कॉलेज कैंपस के बड़े से हॉल में ही थी। वो दोनों कब का कॉलेज पहुंच चुके थे, लेकिन उस लड़की के सो जाने की वजह से अद्वैया गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर उसके उठने का वेट कर रहा था। वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि वो उसे नहीं उठाना चाहता था, बल्कि वो तो उसकी खूबसूरती को एडमायर करने में लगा हुआ था। वो सच में आज काफी सुंदर लग रही थी। वो उसके चेहरे पे आए बालों की धीरे से कान के पीछे कर उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। उसके होठों पे एक मुस्कान थी, जो अब तो कहीं गायब ही हो चुकी थी। वो उस लड़की को देख ही रहा था कि तभी उसे माहिर का कॉल आता है। अद्वैया का फोन रिंग करते ही उस लड़की की नींद भी टूट जाती है। वो जैसे ही अपनी आंखें रब करने की हुई, अद्वैया उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे देखते हुए, ये जो तुमने 3 घंटे लगा के मेकअप किया है न, ये पल में खराब हो जाएगा। इतना कह वो अपने फोन को कान से लगा लेता है। तो वो लड़की मुंह खोले उसे देखने लगती है।
तभी माहिर फोन पे सामने से अद्वैय पे गुस्सा करते हुए कहता है, अद्वैय यार कहाँ रह गए तुम दोनों, कब से इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुन अद्वैय मुस्कुराते हुए, बस पार्किंग में है, थोड़ी देर में आए। उसकी बात सुन माहिर उसके गाड़ी की विंडो ग्लास पे नॉक करते हुए बोला, आधे घंटे पहले भी मैसेज में तुमने यही कहा था और अब भी यही कह रहे हो। माहिर को वहां देख अद्वैय भी मुस्कुराते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर गाड़ी से नीचे उतर जाता है। माहिर कंप्लेनिंग टोन में, क्या कर रहे थे तुम दोनों, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों की वजह से मुझे पार्टी हॉल से उठ के आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। तभी वो लड़की भी एक आंगड़ाई लेते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसकी बात सुन अद्वैय बोला, वो, इतना कह वो रुक जाता है और मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखने लगता है। अद्वैय की टीजिंग स्माइल को देख वो लड़की न में सिर हिलाते हुए कुछ भी कहने से मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अद्वैय उसकी सोने वाली बात माहिर को बताए। ये देख अद्वैय को हंसी आ जाती है, लेकिन वो बात को घुमाते हुए बोला, कुछ नहीं यार, बस गाड़ी को पार्क करने के लिए अच्छी सी जगह देख रहा था। अद्वैय की बात सुन माहिर हैरानी के साथ बोल, पिछले आधे घंटे से। लेकिन फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ, अब मिल गई ना, तो जल्दी चलो दोनों। उसकी बात सुन अद्वैय हाँ में सिर हिला देता है और वो तीनों पार्टी में चले जाते हैं। वो लड़की धीरे से अद्वैय को देखते हुए थैंक यू कह देती है। फ्लैशबैक ओवर। कौन है ये लड़की जो अद्वैय के इतना करीब है, और कहाँ है, क्या हुआ है उनके बीच, क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 106, अनरोमांटिक और ड्रामेटिक जिया हुई गायब। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि अद्वैय और जिया मिस्टर मेहता के फार्म हाउस से निकल आए थे। जब अमन अद्वैय से पूछता है कि वो अब कहाँ जाना चाहता है, तो अद्वैय उसे साइट वाली जगह पे चलने को कहता है। तो अमन भी अद्वैय के कहने पे गाड़ी मिस्टर मेहता की उस साइट की ओर ले लेता है। तभी अद्वैय की नजर जिया पे जाती है, तो विंडो ग्लास से टेक लगाए ही सो गई थी, जिसे देख अद्वैय की कुछ पुरानी मेमोरीज ताजा हो जाती हैं, जहां उसे एक लड़की की याद आती है जो ऐसे ही उनके ग्रेजुएशन फेयरवेल पार्टी के दौरान सो गई थी, और वो उसकी वजह से गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर उसके उठने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसे उठाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी माहिर के फोन कॉल करने की वजह से वो उठ जाती है। माहिर जब उसके तब से पार्किंग में होने की वजह पूछता है तो वो लड़की अद्वैय को उसे कुछ भी बताने से मना करती है, जिस वजह से अद्वैय भी माहिर से बहाना बना देता है कि वो पार्किंग के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था। इसी के साथ वो फ्लैशबैक ओवर हो जाता है। अब आगे। अद्वैय जैसे ही पास्ट की इस याद से बाहर आता है उसकी नजर जिया पे जाती है। हर बार अद्वैय अपनी पुरानी यादों को याद करके एक कड़वे एहसास से भर जाता था। अभी भी कुछ वैसा ही होता है। अभी तक जो अद्वैय वाकई ही खुश था, उसका दिल पल में ही कड़वाहट से भर गया था। वो जिया को देखते हुए अपनी नजरें फेर लेता है, क्योंकि उसे जिया में भी वही लड़की नजर आ रही थी। इसलिए वो गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगता है। बाहर आसमान में काले बादल गहराने लगे थे, और कुछ ऐसा ही अंधेरा उसकी लाइफ में भी था। इसलिए ही वो प्यार से नफरत करता था। शायद कुछ तो हुआ था उनके बीच। अमन जब रेयर व्यू मिरर से अद्वैय को खामोश और खोया हुआ देखता है तो उसे समझ में नहीं आता। वो मन में, अब एएसआर को क्या हुआ, इनका भी कुछ समझ में नहीं आता। सही कहती है जिया साइको कहीं के। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पहुंच जाते हैं। शाम के 4 बज चुके थे। जिया अभी भी वैसे ही सो रही थी। उसे देख अद्वैय खुद से ही बोला, कुंभकर्ण कहीं की। इतना कह वो उसे वैसे ही सोते छोड़ गाड़ी से उतरने लगता है। ये देख अमन पूछते हुए बोला, एएसआर लेकिन जिया। तो अद्वैय एक नजर सो रही जिया को देख अमन से बोला, इसे सोने दो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतना कह वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। उसका जिया को उठाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो हो सकता था कि जिया उसे उठाने के लिए गुस्सा करती और कहती कि उसने उसकी नींद खराब क्यों की। बस इसी वजह से वो जिया को वैसे ही सोते हुए रहने देता है। ऊपर से जिया ने जो भी आज उसके लिए किया था उसके बाद वो उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसके लिए ग्रेटफुल था। ये देख अमन और सात्विक भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। बाहर का मौसम काफी अच्छा था। ठंडी हवा चल रही थी और बादलों ने हल्का गर्जना भी शुरू कर दिया था, जैसे कभी भी बारिश हो जाएगी। अद्वैय एक नजर उस जगह को देखता है तो उसे भी वो जगह बहुत अच्छी लगती है। एक खुला मैदान और दूर तक फैला घना जंगल। अद्वैय सात्विक के साथ आगे निकल जाता है।
अमन भी उनके पीछे ही था। वो उस खुले मैदान से होते हुए उस जंगल की ओर बढ़ जाते हैं जहां से सात्विक और अमन पहले भी जा चुके थे। तो वहीं थोड़ी ही देर में जिया की नींद भी खुल जाती है। वो एक अंगड़ाई लेते हुए जब अपने आसपास देखती है तो वहां कोई नहीं था, न अद्वैय, न ही अमन और सात्विक। ये देख जिया अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोली, ये मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ चले गए। इतना कह वो भी गाड़ी से उतर जाती है क्योंकि अमन ने गाड़ी को लॉक नहीं किया था। जिया गाड़ी से उतर के देखती है तो वहां कोई नहीं था। ये देख वो अपनी मुठ्ठियां भींच लेती है। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अद्वैय कितना मतलबी था। वो खुद से ही बोली, क्या इस अद्वैय में जरा भी मैनर्स नहीं है? कोई ऐसे एक लड़की को छोड़ के जाता है क्या? साइकोपैथ कहीं का। इतना कह वो जानबूझ के गुस्से में उसकी गाड़ी के दूर को जोर से बंद करती है। बेचारी गाड़ी दूसरी बार उसके गुस्से का फालतू में शिकार हो गए थी। अगर वो बात कर पाती तो वो जिया से जरूर पूछती कि आखिर उसकी गलती क्या है जो वो उसे इतना बुली कर रही है। लेकिन जो कि अद्वैय उसे ऐसे छोड़ के जो चला गया था, वो इस वक्त किसी टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी। पर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकल के आसपास का नजारा देखती है तो उसका गुस्सा पल में उड़न छू हो जाता है। वहां ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से वहां की हरियाली और आसमान में छाए काले बादल। वो कुछ पल वहीं खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगती है। साथ ही वो मैदान में टहल रही थी और वहां कुछ फोटो क्लिक कर रही थी। वो घूमते घूमते जंगल की ओर बढ़ जाती है। तो वहीं जीविका आज अपने डैड से कह के जल्दी घर चली गई थी क्योंकि आज उसका लंच के बाद से ही काम में मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में रह रह के उसकी शादी की ही बात घूम रही थी। आदित्यनाथ जी भी उसे नहीं रोकते क्योंकि वो जीविका को सोचने के लिए कुछ वक्त देना चाहते थे। जीविका घर आते ही सीधा अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो उसके डैड में कही थी, और वो थी उसकी और अद्वैय की शादी की बात। लेकिन उसे क्या पता था ये तो छोटा धमाका था। बड़ा धमाका तो अब भी उसके इंतजार में था। वो खोई हुई सी बाहर देख रही थी जब उसका फोन रिंग करता है। फोन की रिंगटोन से को होश में आती है। वो पलट के देखती है तो उसका फोन बेड पे पड़ा था। जब वो फोन स्क्रीन देखती है तो ये माहिर का कॉल था। माहिर का कॉल देख जीविका एक ही पल में खुश हो जाती है, लेकिन उसकी यही खुशी उसी पल में गायब भी हो जाती है। वो कॉल तो उठा लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। तभी माहिर सामने से, हेलो जीविका। माहिर की आवाज सुन जैसे जीविका को एक अलग ही सुकून मिलता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए माहिर से पूछती है, हाँ कहो। जीविका की बात सुन माहिर भगवान से शिकायती लहजे में कहते हुए, कैसी गर्लफ्रेंड दी है भगवान। एक तो खुद कभी कॉल करेगी नहीं और हम करे तो हाल चाल पूछने के बजाय कहती है कहो। सच कहूं जीविका, मैंने तुम जैसी अनरोमांटिक लड़की आज तक नहीं देखी। माहिर की शिकायतें कभी खत्म होती ही नहीं थी। वो हमेशा ऐसे ही जीविका से शिकायत करता था। माहिर की हमेशा की तरह शिकायत सुन जीविका खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। वो माहिर से बोली, तुम फिर शुरू हो गए। अगर मैं अनरोमांटिक हूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक। पता नहीं तुम हर बात को इतना ड्रामेटिक क्यों बना देते हो। उसकी बात सुन माहिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तभी माहिर बोला, अच्छा ये बताओ कल क्या कर रही हो। उसकी बात सुन जीविका बोली, अब ये कैसा सवाल है माहिर। वो क्या है न, तुम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बिजी रहती हो, तो हर बार मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बस इसलिए पूछ रहा था। वैसे मुझे नहीं पता कल तुम बिजी हो या नहीं, लेकिन कल शाम को हम मिल रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। इतना कह माहिर जीविका के कुछ कहने का इंतजार करने लगता है। माहिर की बात सुन जीविका को एकदम से अपने डैड की बात याद आ जाती है और वो फिर से किसी सोच में गुम हो जाती है। तभी माहिर सामने से कॉल में, हेलो जीविका। यार तुम बात करते करते कहाँ गायब हो जाती हो। तभी जीविका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। वो माहिर से, हाँ माहिर मैं सुन रही हूँ। अच्छा मुझे बहुत काम है, हम बाद में बात करते हैं। इतना कह वो कॉल काट देती है। तो वहीं दूसरी तरफ माहिर बोला, ये जीविका भी ना। लेकिन फिर वो मुस्कुरा देता है। बस एक दिन और। जीविका माहिर का कॉल कट करने के बाद काफी देर तक अपनी फोन स्क्रीन को देखती रहती है, लेकिन फिर एक फैसला करती हैं। वो खुद से ही बोली, जीविका तुम्हें डैड ने शादी करने के लिए थोड़े ही कहा है।
उन्होंने तो तुम्हारी राय पूछी है। इतना कह वो खुद से ही बोली, मैं आज शाम को ही डैड से बात करूंगी। लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि आज तक जीविका कभी भी अपने डैड के खिलाफ नहीं गई थी। ये पहली बार था जब वो अपने लिए कुछ मांगना चाहती थी, और उसे पूरा विश्वास था कि डैड उसकी बात जरूर सुनेंगे। जाने क्या ही लिखा था जीविका की किस्मत में। तभी वहां जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, और जीविका उस बारिश को देखने लगती है। तो वहीं अद्वय, अमन और सात्विक तीनों ही बारिश शुरू होते ही गाड़ी के पास आ जाते हैं। जैसे ही अद्वय गाड़ी के अंदर बैठने को हुआ, तो वो देखता है जिया वहां नहीं है। अद्वय का कोट जो उसने जिया की कमर पे बांधा था, वो भी बैक सीट पे ही पड़ा हुआ था। ये देख अद्वय बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? अद्वय की बात सुन अमन और सात्विक भी जिया को आसपास देखते हैं, लेकिन वो वहां नहीं थी, जिसका मतलब सा था कि वो जंगल में चली गई थी। ये देख अद्वय सात्विक और अमन को जल्दी उसे ढूंढने को कहता है, और खुद भी जिया को ढूंढने निकल जाता है। वो खुद से ही बोला, ये लड़की भी न, क्या जरूरत थी इसे यहाँ वहां जाने की? सोई नहीं रह सकती थी थोड़ी देर? इतना कह वो जंगल में उसे आवाज लगाते हुए निकल जाता है। तो वहीं जिया, वो घूमते घूमते निकल तो आई थी, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आई थी। इस वक्त वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, क्योंकि बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। अद्वय उसे कॉल करने का भी ट्राई करता है, लेकिन वहां सिग्नल नहीं था। तो वहीं जिया भी इस वक्त अमन को ही फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से कॉल नहीं लगता। जिया खुद से ही बोली, जिया यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, रास्ता तो तुझे ढूंढना ही पड़ेगा, वरना कहीं वो अद्वय तुझे यहीं छोड़ के न चला जाए, पहले की तरह। इतना एक वो चारों तरफ देखती है तो उसे पूरा जंगल एक ही जैसा दिखता है। वो बोली, ये तो सारा जंगल एक ही जैसा दिख रहा है, अब तू ये कैसे पता लगाएगी कि तू आई कहाँ से थी? तभी जिया बोली, कहीं से तो शुरू करना होगा। जिया बारिश की वजह से पूरी तरह भीग चुकी थी। वो उस जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब तो वो यहाँ आने के लिए खुद को ही कोसने लगी थी। तो वहीं अद्वय, सात्विक और अमन तीनों भी अलग अलग उसे ढूंढ रहे थे। क्या होगा आगे? क्या तीनों ढूंढ पाएंगे जिया को? और क्या जीविका बता देगी अपने डैड को? माहिर के बारे में जानने के लिए बने रहिए लव eruption प्यार टू होना हाई था के साथ। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 107, जिया की शिकायतन। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि अद्वय जब साइट पे पहुंचा तो जिया बड़े ही इत्मीनान से सो रही थी, और अद्वय की भाषा में कहे तो कुंभकर्ण की तरह मजे से सो रही थी। अद्वय उसे वैसे ही सोते छोड़ अमन और सात्विक के साथ साइट विजिट करने निकल जाता है। लेकिन जब जिया की नींद थोड़ी देर बाद खुलती है तो वो देखती है सब उसे वैसे ही सोते छोड़ कहीं चले गए हैं। ये देख उसे अद्वय पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वो उसके लिए इतना कुछ कर रही थी और वो उसे ऐसे ही छोड़ के निकल गया। सो रही थी तो क्या अद्वय उसे उठा नहीं सकता था? खुद से इतना कह वो गाड़ी से निकल के जोर से उसका का डोर बंद करती है। उसका बस चलता तो वो अपना सारा गुस्सा अद्वय की गाड़ी पे निकालती। जाने क्या ही दुश्मनी थी उसकी अद्वय की गाड़ी के साथ। लेकिन बाहर का नजारा देख उसका गुस्सा उड़न छू हो जाता है। जिया भी वहां घूमते हुए जंगल में काफी आगे तक निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वहां बारिश भी शुरू हो जाती है। अद्वय, अमन और सात्विक के साथ जैसे ही गाड़ी के पास वापस आया, वो देखता है जिया वहां नहीं थी। ये देख वो तीनों ही उसे अलग अलग होकर ढूंढने निकल जाते हैं। तो वहीं जिया भी जैसे ही वहां बारिश शुरू हुई, जिया वापस जाने का सोचती है, लेकिन वो जंगल में रास्ता भटक गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से आई थी, लेकिन फिर वहां खड़े होकर इंतजार करने के बजाय वो रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि जिस तरह अद्वय उसे गाड़ी में छोड़ गया था, अब तो उसे डाउट था कि वो कहीं उसे यहाँ भी छोड़ के न चला जाए। यही सब सोचते हुए वो उस बारिश में आगे बढ़ते जा रही थी कि शायद वो जंगल से बाहर निकल जाए। तो वहीं अद्वय, अमन और सात्विक तीनों ही जिया को आवाज लगाते हुए उस जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन जिया तो जैसे गायब ही हो गई थी, जैसे उसे धरती निगल गई हो। जिया की इस लापरवाही को देख अद्वय मन में, ये जिया भी न, पता नहीं इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। बच्ची थी क्या, जो ऐसे ही कहीं भी चली गई? अब इस जंगल में कहाँ ढूंढूं उसे? बेवकूफ लड़की। जिया, जिया, अद्वय उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज उस जंगल में कोई भी नहीं सुनता।
ऊपर से जोरदार बारिश। उन सब की आवाज तो बारिश की आवाज से वैसे ही दबे जा रही थी, लेकिन फिर भी तीनों उसे ढूंढ रहे थे। जिया को ढूंढते ढूंढते उन्हें लगभग 1 घंटा होने को आया था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। अमन भी चिंता में, कहाँ हो जिया? देखो, मैं जानता हूँ तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन मैं तो डरता हूँ। अब मिल भी जाओ। तभी सात्विक की नजर अमन पे जाती है। वो अमन को देखते हुए उसे आवाज लगाता है। अमन जब पलट के देखता है तो वहां सात्विक था। अमन सात्विक की ओर बढ़ जाता है। अमन उससे पूछते हुए, जिया मिली? तो सात्विक भी न में सिर हिला देता है। ये देख दोनों को ही अब उसकी चिंता हो रही थी। तभी सात्विक बोला, हो सकता है एएसआर को मिल गई हो, या फिर वो खुद ही गाड़ी के पास आ गई हो। उसकी बात सुन अमन बोला, शायद हो सकता है। लेकिन अद्वैय अभी भी परेशान सा उन वुड्स के बीच जिया को ढूंढ रहा था। अब उसे उसकी चिंता भी होने लगी थी। अद्वैय जानता था कि कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी ये जंगल था, यहाँ भले ही कोई इंसान न हो, लेकिन जानवर तो हो सकते थे। अद्वैय परेशान सा एक जगह पे खड़ा होकर अपनी कमर पे हाथ रख जिया को यहाँ वहां देखने लगता है। तभी जिया जो रास्ता ढूंढते हुए वहीं पहुंच गई थी, दूर से ही अद्वैय की बैग देख उसे पहचान जाती है। इस वक्त वो बता नहीं सकती थी कि उसे अद्वैय को वहां देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि वो न जाने कब से बस उस जंगल में भटक रही थी। जैसे ही वो अद्वैय को देखती है, वो उसे जोर से आवाज लगाती है, अद्वैय। अद्वैय जिया की आवाज सुन चौंक जाता है, और वो एकदम से पलट के उसे देखता है तो उससे कुछ ही दूर जिया खड़ी थी। जिया को देखते ही अद्वैय को बेचैन दिल को चैन मिल जाता है। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। अद्वैय जिया को जी भर के देखता है। वो चल के उसी की तरफ आ रही थी, लेकिन वो मुस्कान कुछ ही पल की थी, क्योंकि उसके बाद अद्वैय का गुस्से वाला मोड ऑन हो जाता है। जिया जैसे ही अद्वैय के पास पहुंची, अद्वैय कस के जिया को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए बोला, ये क्या हरकत थी जिया? अगर कुछ हो जाता तो? पता है कब से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं तुम्हें। गाड़ी में रुक के थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? जिया को बिना कहने का एक भी मौका दिए अद्वैय बस उसे डांटते जा रहा था, जैसे वो उसका फादर हो। लेकिन उसकी इस डांट में जिया पहली बार अपने लिए कंसर्न महसूस कर सकती थी। पता नहीं क्या हो रहा था जिया को, वो बस एकटक अद्वैय को देख रही थी। कोष्टक। तभी अद्वैय उसे डांटना छोड़ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो? पता है कितना डर गया था मैं। जिया अब भी उसे वैसे ही एकटक देख रही थी। आज पहली बार उसने किसी को अपने लिए इतनी चिंता करते देखा था। जिया को खोया देख अद्वैय उसे झंझोड़ते हुए, अब बताओ भी क्या तुम ठीक हो? जिया उसके ऐसा करने से अपने ख्यालों भरी दुनिया से बाहर आती है। उसे भी इस सब की आदत नहीं थी कि कोई उसकी इतनी चिंता करे। दादी और जीविका उससे बहुत प्यार करती थी, और वो भी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी जिया उनसे हमेशा थोड़ी दूरी बना के रखती थी, जैसे उसे डर था। लेकिन अद्वैय की इतनी चिंता देख वो हैरान थी। ये देख वो खुद से ही बोली, ये नॉन स्टॉप तुझे डांट रहा है, जबकि गलती सारी इसकी है और तू सुन रही है जिया। बस फिर क्या था? जिया अद्वैय का कंसर्न परवाह सब पीछे छोड़ उस पे भड़कते हुए बोली, एक मिनट, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? छोड़ के तो तुम गए थे ना, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। अब ये झूठा कंसर्न दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम्हें मेरी बड़ी ज्यादा चिंता है, और अब मुझे डांट रहे हो? क्या मैंने कहा था तुम्हें मेरे पीछे आने को? ढूंढ लेती न मैं अपना रास्ता। अद्वैय जिया की बातों से शॉक हो जाता है। क्या उसे उसकी ये परवाह दिखावा लग रही थी? क्या मतलब था उसकी झूठी चिंता से? वो तब से पागलों सा जिया को ढूंढ रहा था, और ये कह रही है कि वो उसके पीछे क्यों आया। जिया जैसे ही अद्वैय का हाथ खुद पर से हटाने की कोशिश करती है, अद्वैय गुस्से में अपनी पकड़ उस पे और ज्यादा मजबूत करते हुए, झूठा कंसन, तुम्हें ये झूठा कंसन लग रहा है? पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे, लेकिन तुम्हें उससे क्या? गाड़ी में छोड़ के आया था क्योंकि तुम सो रही थी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, और मैं कहाँ तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा था। सिर्फ थोड़ी देर की ही तो बात थी, मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? आ जाता ना मैं थोड़ी देर में। इतना डांट के वो चुप हो जाता है और जिया को देखने लगता है। जिया भी उसकी बातें सुन आगे कुछ कह ही नहीं पाती। दोनों की हो बातें सुनने में ऐसे लग रही थी जैसे पति पत्नी हो। उसमें परवाह, नाराजगी, चिंता, गुस्सा सब था, लेकिन क्या उसमें प्यार था? ये दोनों ही नहीं जानते थे। शायद इस एहसास को समझने में टाइम था, लेकिन कितना टाइम लेने वाले थे दोनों।
दोनों उस बारिश में भीगते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कितना रोमांटिक सीन था ये। मदहोशी भरी बारिश, एक लड़का और एक लड़की, उसमें भीगते हुए। लेकिन शायद आसमान में छाए बादलों को ये अच्छा नहीं लगा। ये देख उन्हें इतनी जलन हुई, और रंग ने भंग डालने के लिए एक जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज ने उनके इस रोमांटिक मोमेंट को स्पॉइल कर दिया। दोनों ही उस ठंडक की आवाज से एकदम से होश में आते हैं। दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट से ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। ये देख दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। अद्वय अभी जिया को छोड़ देता है। तभी अद्वय जिया को देखते हुए बोला, शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गया, लेकिन तुम्हें भी ऐसे नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुन जिया कुछ नहीं कहती। ये देख अद्वय बोला, आई थिंक हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब तो जंगल में अंधेरा भी गहराने लगा था। यूं तो उन्होंने अभी तक वहां कोई जंगली जानवर नहीं देखा था, लेकिन हो सकता था अंधेरा होते ही वो बाहर आ जाते। ऊपर से जानवर भले ही न सही, लेकिन सांप बिच्छू और भी न जाने क्या क्या। इसलिए अच्छा होता वो अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर निकल जाते। अद्वय की बात सुन जिया भी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों ही उस बारिश में रास्ता ढूंढते हुए चल देते हैं। बारिश थी कि अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ही चलते चलते थक चुके थे। ये देख अद्वय जिया से बोला, पता नहीं हम सही भी जा रहे हैं या नहीं। इतना कह वो वार्निंग टोन में आगे बोला, और तुम आगे से कभी ऐसा मत करना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन जिया चिढ़ते हुए बोली, आगे कभी भी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। पता नहीं मैंने क्यों ही तुम्हारी बात सुनी और यहाँ आने को तैयार हुई। आज मैंने एक ही दिन में इतने झूठ बोले हैं जितने मैंने पूरी जिंदगी में नहीं कहे। अद्वय को उसकी बातों पे हंसी आ जाती है। वो जानबूझ के उसे टीज करने के इरादे से पूछते हुए बोला, अच्छा ऐसे कौन कौन से झूठ बोले तुमने। अद्वय की बात सुन जिया उसे घूर के देखते हुए, झूठ पूछ रहे हो, आज मैंने सच कहा ही क्या है। पहले सुबह घर से झूठ बोल के निकली कि फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। रिया से झूठ कहा कि मुझे जरूरी काम है। फिर मिस्टर और मिसेस मेहता से झूठ कहा कि हम दोनों कितने अच्छे रिलेशनशिप में हैं। ऊपर से उससे भी बड़ा झूठ आज जो मैंने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे हैं। इससे बड़ा झूठ तो मैंने आज तक नहीं कहा। अद्वय उसकी बातों को याद कर बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे जिया की बातों पे हंसी आ रही थी। जिया उसे यूं हंसते देख उसे कॉलर से पकड़ते हुए बोली, तुम हंस रहे हो, देखो हंसना बंद करो। पता है कितना बड़ा झूठ था कि तुम मेरी केयर करते हो, मेरे एक फोन कॉल पे मेरे पास दौड़े चले आते हो, मेरी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखते हो, जबकि तुम बिल्कुल इसके उल्टा हो, मेरी चीजों को जला देते हो, केयर के नाम पे मुझे धमकाते हो, और कोलैबोरेशन को खत्म करने की बार बार धमकी देते हो। और फोन फोन तो छोड़ ही दो, नंबर होगा तो कॉल करूंगी ना। अद्वय खामोश खड़ा उसकी शिकायतें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि जिया उससे किस बात पे नाराज है, कि वो उसकी केयर नहीं करता, या इस बात पे कि उसने जिया को अपना नंबर नहीं दिया, या इस बात पे कि वो उसकी चीजों को ख्याल नहीं रखता। लेकिन उसे जिया की शिकायतें जाने क्यों अच्छी लग रही थी, और वो बस एकटक उसे देखते हुए उन शिकायतों को सुन रहा था। क्या होगा आगे, क्यों फर्क पड़ रहा था जिया को, और क्यों जिया की शिकायतें इतनी शिद्दत से सुन रहा था अद्वय। क्या दोनों इस एहसास को समझते हुए आएंगे एक दूजे के करीब। जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन प्यार टू होना हाई था के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब होगी आपसे कल मुलाकात। लेकिन प्लीज आप जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें।